तो उसमें मैंने लास्ट टाइम ये बताया हुआ था कि टाइम वैरिंग फील्ड के लिए आपका मैक्सवेल इक्वेशन, आपका गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर गॉस लॉ फॉर स्टैटिक फील्ड, ठीक। और हमने वहाँ पे फैराडे लॉ भी डेराइव करा दिया था, उसके बारे में भी वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक। अब जैसे कि आपका मैक्सवेल में एक एडिशनल इक्वेशन होती है, कंसिस्टेंसी की इक्वेशन जो होती है, ठीक है, तो वो भी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी कि आपकी कंसिस्टेंसी की इक्वेशन क्या होगी मैक्सवेल की। तो इस चीज़ में आपका मतलब कि स्टैटिक फील्ड के लिए क्या था वो मैंने लास्ट टाइम डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। अब हम जैसे ही टाइम का वेरिएशन करते हैं, आपका इस क्या कहते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ता है वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। जैसे इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है, एनी आइडिया? जी, हेलो। हाँ। जर्नल वे में आप कुछ भी मतलब बता सकते हो, ऐसा नहीं हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, मतलब आप किसी चीज़ से रिलेट करके बता सकते हो। एनर्जी को वन चलिए, अच्छा मैं रहा था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी होती है उसे क्या किया जाता है, एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मतलब एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हमेशा क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी हमें सूर्य से जो होता है एनर्जी जो मिलती है उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब एनर्जी का कभी भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है, एनर्जी केवल अपने फॉर्म को चेंज करती है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये कहा गया कि जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, कभी क्रिएट नहीं किए जा सकते और उन्हें कभी भी आपका क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ के अनदर प्लेस पे जाता है तो वहाँ पे एक नया आपका एक चार्ज वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, मतलब उसका कभी भी डिस्टॉर्शन नहीं होता, ठीक। तो जैसे एनर्जी का डिस्टॉर्शन नहीं होता वैसे ही चार्ज भी क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने प्लेस को छोड़ देगा, बट उसके प्लेस जिस प्लेस को छोड़ेगा वहाँ पे एक अपना एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका क्या इसी लॉ को हम जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होती है। सेम ऐसे ही चार्ज का भी कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, दैट मीन्स जो चार्ज होते हैं वो वन अगर किसी प्लेस से डिसअपियर होते हैं या अपने प्लेस को छोड़ते हैं वो तो वहाँ पे एक अनदर चार्ज क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो दैट लॉ इज नोन एज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है तब रवि? यस मैम। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि एक सरफेस लिया, ठीक है, और उस सरफेस में जैसे कि इसका हमें डेरिवेशन पढ़ना है कि चार्ज डिस्ट्रॉय होता है कि नहीं। इससे पहले जो हमने कंटिन्यूटी की इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 0 आया था, बट दैट इज वैलिड फॉर आपका किसके लिए था, स्टैटिक फील्ड के लिए। हमें अब टाइम के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, तो इक्वेशन में कुछ चेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि मैंने एक क्या किया, सरफेस लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जब आप जनरेट करेंगे तो विदाउट सरफेस तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस होगा आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं पे क्रिएट होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वायर लेते हैं या कोई एक सरफेस लेते हैं और उसके नियर अबाउट हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे क्रिएट होती है वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है अगर उसके फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स में भी चेंजमेंट होता है तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें यहाँ पे कोई ना कोई सरफेस लेना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सरफेस लिया
जस्ट वेट। दिस वन स्क्रीन शो हो रही है ना? yes ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक ये सरफेस लिया हुआ है, ठीक है, और इस सरफेस में क्या किया हुआ है कि सरफेस का हमने यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको एरो दिख रहे होंगे, तो इस सरफेस का पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो इस सरफेस से हमने ये कंसीडर किया, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये शो कर रहा है कि इससे कुछ चार्ज जो हैं वो निकल रहे हैं, ठीक, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है ना? yes ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, कंसीडर ए वॉल्यूम, जो हमने अभी सरफेस आपको दिखाया हुआ था उसका हमने क्या किया हुआ है, एक सरफेस लिया हुआ है एस, और उसमें एक हमने इसका एक छोटा सा पार्ट उसमें एक कंसीडर किया हुआ है जिसका वॉल्यूम डेल्टा वी है, ठीक। तो आपका जो करंट डेंसिटी होगी, करंट डेंसिटी क्या होता है, J इज इक्वल टू आई बाई ए, मतलब करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो द करंट डेंसिटी J is a vector having a direction of current flow, मतलब यहाँ पे जो अगर आप देखिए जो करंट डेंसिटी है वहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेक्टर लगा साइन लगा हुआ है, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जब हमने वहाँ पे एक अभी सरफेस लिया हुआ था और उसमें हमने एक वॉल्यूम डेल्टा वी कंसीडर किया हुआ है, तो हमने वहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने अभी एरो शो किए हुए थे कि इससे चार्ज क्या है, निकल रहे, ठीक है। और जैसे ही चार्ज आपका किसी डायरेक्शन में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं तो वहां पे क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, ठीक। तो यहाँ पे द करंट कमिंग आउट फ्रॉम एनी वॉल्यूम कैन बी थॉट एज अ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इन दैट वॉल्यूम, मतलब जो हमने वॉल्यूम लिया है, हमने एक सरफेस लिया, उस सरफेस में हमने एक कट लगा के एक उसका पर्टिकुलर एक स्मॉल पीस का उसके अंदर एक सरफेस और कट किया जिसका वॉल्यूम डेल्टा वी है, और उससे हमने ये कंसीडर किया कि उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ चार्ज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है उस सरफेस में जो चार्ज होंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी क्यू, क्योंकि जो करंट होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज अ क्या होता है, करंट होती है। अब यहाँ पे माइनस साइन हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि चार्ज क्या है, उस वॉल्यूम उस सरफेस से क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस सरफेस में चार्ज की क्वांटिटी कम हो रही, इसलिए मैंने वहां पे साइन कैसा लिया हुआ है, निगेटिव, ठीक। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब चार्ज जो होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, फ्री चार्ज डेंसिटी, रो वी जो होता है वो क्या होता है, फ्री चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स अनदर सेंस में कहें तो ये होता है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम यहाँ से Q को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी ओवर dV, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, आपका अगर हम I इज इक्वल टू निकले तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो I इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी ओवर डी टी क्यू, ठीक। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ आपका चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम माइनस डी ओवर डी टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो वी डी वी हो गया, ठीक। अब हमें इसे थोड़ा सा हमने और इसको मतलब कि हम वी नो डैट बट करंट आई थ्रू अ क्लोज सरफेस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन एज, दैट मीन्स किसी भी क्लोज सरफेस में फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो किसके इक्वल होती है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी के। करंट डेंसिटी अभी मैंने क्या बताया, J इज इक्वल टू क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर आप देखिए तो करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो डेट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ds क्या है, सरफेस एरिया है।
तो सरफेस उसका एरिया। भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, केवल करंट बचेगी। तो हम करंट। इसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे ओवर जे डी एस, लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि जो आपका आई था वो, अगर दोनों इक्वेशन को, एरो दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे एरो दिखता है ना, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो आई इज गिवन बाय फ्रॉम दिस इक्वेशन, और आई को हमने करंट डेंसिटी के फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो इन दोनों इक्वेशन के आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आर एच एस पार्ट भी क्या, सॉरी हाँ, आर एच एस पार्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी जे डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी ओवर डी टी रो वी डी वी, लिख सकते हैं इस तरह। ठीक, आगे इसी को आपका दिस वन, ठीक है, दिस वन। तो यहाँ पे बस हमने क्या किया हुआ है, डी ओवर डी टी जो था उसे अंदर हमने इंटीग्रेशन के अंदर ले गए हैं। तो वहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आपका क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी, सॉरी क्या कहते हैं, फ्री चार्ज डेंसिटी का डिफरेंशिएशन डीवी। ठीक है, तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एक तरह से वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ आपका क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी के। ठीक, तो ये हो गया कंटिन्यूटी की इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया हुआ था कि स्टैटिक फील्ड के लिए उसकी वैल्यू कुछ और आई थी। ठीक है, और आपका टाइम वेरिंग फील्ड के लिए इंटीग्रेशन फॉर्म में आपका ये आपका करंट डेंसिटी या कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन होती है वो इस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। अब इसी से अगर ये पूछे आपसे कि जैसे यहाँ इंटीग्रेशन तक मैंने छोड़ दिया, मुझे इससे ये कोई पूछे कि नहीं डिफरेंशियल फॉर्म में बताओ, तो डिफरेंशियल फॉर्म में आपका किसी भी सरफेस इंटीग्रेशन को अगर हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंजमेंट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं। और वहीं अगर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टोक्स थ्योरम। ठीक, तो ये हमारा 9.2 जो इक्वेशन थी दिस वन, ये इंटीग्रल फॉर्म में थी कंटिन्यूटी की इक्वेशन। अब हम इसे क्या करें कि सरफेस इंटीग्रल से आपका हम इसे क्या इंटीग्रेशन फॉर्म से हमें डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो हम इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें। तो वी नो डैट आपका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डी एस इज इक्वल टू हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट जे डी वी से। ठीक है, तो बस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो आपका वॉल्यूम जो इंटीग्रेशन होगा, देखिए यहाँ पे हम क्योंकि ये सरफेस है ये वॉल्यूम है तो दोनों ही एक ही यूनिट में हो, तो इसके लिए हमने डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो फाइनली देखिए आपका क्या आ गया, अगर 9.2 इक्वेशन में अगर आप देखिए तो ये सरफेस में है ये वॉल्यूम में है, तो हम एक ही चीज़ में इसे कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो उसके लिए हमने डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया तो इसके प्लेस पे हम यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट जे डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह आपका सिंस बोथ साइड आर वॉल्यूम इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स, so we can compare to write it del dot j is equal to minus rho v dv। क्लियर है इतना पार्ट, कोई डाउट? ओके, देखिए यहाँ पे आपका जैसे कि हमारी 3 इक्वेशंस हो गई, इसमें केवल आपका एम्पियर का लॉ रह गया था। स्टैटिक फील्ड के लिए मैंने बता दिया अच्छा था। अब आपका टाइम वेरिंग फील्ड के लिए एम्पियर्स लॉ क्या होता है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझना होगा।
क्योंकि विदाउट डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझे आप क्या पर्टिकुलर मैक्स जो एम्पियर्स का जो लॉ है टाइम वेरिंग फील्ड के लिए वो आप समझ नहीं सकते। तो उसके लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, ठीक है, कंडक्शन करंट तो हमें पता है, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, वो हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो जो एम्पियर ने बताया हुआ था, एम्पियर ने क्या कहा था, एम्पियर ने ये कहा था कि if the current carrying wire possesses a certain symmetry the magnetic field can be obtained by using Ampere's law। मतलब कहने का मतलब ये एम्पियर ने ये कहा था कि अगर जो आपका जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है किसका किसका सरफेस इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज बाय दैट सरफेस, यही था एम्पियर्स का स्टेटमेंट, ठीक है। तो बट मैक्सवेल ने क्या किया कि ये लॉ तो ठीक है एम्पियर का, पर मैक्सवेल ने ये कहा कि पर्टिकुलर इसके अलावा भी आपका मैं इसके अलावा भी पर्टिकुलर उस एरिया में जो भी हम क्लोज सरफेस ले रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर एक और करंट फ्लो होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आएंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने कहा कि ये तो सही है कि एम्पियर ने कहा कि अगर हम कोई भी सरफेस लें और उस सरफेस का जो मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस क्या लें, सरफेस एरिया लें या सरफेस इंटीग्रेशन लें, तो वो किसके इक्वल होता है, उस सरफेस के थ्रू इनक्लोज हुए करंट के जस्ट इक्वल होता है। इतना तो सही है, बट इसके अलावा एक करंट और फ्लो होती है। उसको समझने के लिए इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल क्या कर रहे थे, एक दिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि क्या चेंजमेंट हो रहा है। जैसे कि सपोज यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, एक वायर लिया हुआ है, एक कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है, और ये जो येलो कलर का रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इन्होंने क्या लिया हुआ है, कैपेसिटर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डैश आप रिंग शेप में देख रहे हैं, हमने क्या किया, इसमें एक सप्लाई, एक वोल्टेज अप्लाई किया, और जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट वायर में फ्लो होने लगेगी, ठीक। अब करंट जब फ्लो होगी तो जहां करंट फ्लो होती है वहां पे क्या जनरेट होता है, हेलो, जैसे ही आपका जिस भी अगर आप कहीं पे वायर ले रहे हैं, जैसे हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे एक वायर लिया और उसमें आई करंट, एक पोटेंशियल अप्लाई किया और उसमें क्या फ्लो होने लगी, एक आई करंट फ्लो होने लगी, आईसी हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया करंट। और मैक्सवेल ने क्या किया कि इसके पास आपका जो ये रिंग शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्या किया, मैग्नेटिक नीडल ले ली, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या किया कि जब करंट इसमें फ्लो होने लगी तो उसके पास एक मैग्नेटिक आपका नीडल ली, तो उन्होंने देखा कि जब वायर में करंट फ्लो होने लगा तो वैसे ही उस नीडल में क्या होने लगा, डिफ्लेक्शन होने लगा। मतलब जो वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को शो कर रही थी वो अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या हो गई, मूव कर गई, ठीक। तो दैट मीन्स सुई में, निडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, और निडल में अगर डिफ्लेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली सी बात है वहां पे क्या एक जनरेट हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि डिफ्लेक्शन तभी होगा जब आपका क्या होगा, निडल में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये तो कॉन्सेप्ट आपका एम्पियर ने भी दिया हुआ था कि जब आपका कोई भी सरफेस आप ले रहे हो उसमें जो भी उसमें अगर कोई सरफेस ले रहे हैं और उसका मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो यहाँ पे तो एम्पियर्स का लॉ सेटिस्फाई कर रहा था। फिर मैक्सवेल ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, ये जो दो येलो कलर की जो प्लेट्स हैं जो कि कैपेसिटर की तरह वर्क कर रही हैं, कैपेसिटर है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि निडल को इस कैपेसिटर के बीच में रख दिया। अब हमें ये बताइए कि
जब हमने अब यहाँ पे सपोज करिए हमने निडल नहीं रखा है, करंट हमें इसमें हमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है, एक क्लोज सरफेस लिया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, हमारी एक करंट जनरेट होने लगी। और वो जो करंट जब आप कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे ये जो आपका वैक्यूम लिया हुआ है उसके थ्रू क्या करंट पास होगी कि नहीं होगी, पहले मुझे इसका आंसर दीजिए। पास होगी मैम। हाँ, पास होगी। पास होगी। Yes, और अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल हटा दें तो क्या करंट पास होगी? कहाँ पे मैम? जो एक्सटर्नल कैपेसिटर। आप सप्लाई दे रहे हो, यस जो मैम, यस। एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हो जिसके कारण जो करंट आईसी जनरेट हो रही है, अगर हम सप्लाई को स्टॉप कर दे तो करंट भी नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट यहाँ पे भी नहीं होगी आपकी। ये तो चार्ज को स्टोर करेगा, डिस्चार्ज आफ्टर स्टोर सम भी टाइम करता है। पीरियड के बाद तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा ना। यस मैम। आप जब इसे सप्लाई दोगे तो उसमें करंट फ्लो होगी, तो उस वक्त कैपेसिटर क्या करता है, चार्जिंग कंडीशन पे रहता है, चार्जिंग कंडीशन में ठीक है। रहता है। और जैसे ही आप सप्लाई हटा देते हो तो कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता डिस्चार्ज है, होने लगता ठीक है। है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि दैट मीन्स हमने मैक्सवेल ने क्या किया कि इसके बीच में अगर कोई हम निडल रख देते हैं तो जब यहाँ पे डिस्चार्जिंग दैट मीन्स जब यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल आप अप्लाई नहीं करोगे तो यहाँ पे कोई भी करंट भी फ्लो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। बट मैक्सवेल ने क्या देखा कि जैसे ही हम इस कैपेसिटर के बीच में आपका निडल को रखते हैं, मैग्नेटिक निडल को रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और अगर निडल में डिफ्लेक्शन हुआ तो इसका मतलब है वहां पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली सी बात है वहां पे कहीं ना कहीं करंट भी लाई कर रही होगी, ठीक है। यस। तो इसी को इन्होंने इस यहाँ पे जो इस सर्विस में डेट मीन्स जहाँ पे निडल का डिस्प्लेसमेंट निडल में डिफ्लेक्शन होता है, वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जब आप यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई कर रहे होगे तो निडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और अगर वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक करंट में क्या हो रहा है, कहीं करंट होगी ही होगी, ठीक है। तो करंट होगी तो उसी करंट को इन्होंने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। तो इसी को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, जैसे कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस यहाँ पे पहले इतना सरफेस लिया, फिर इस सरफेस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, क्योंकि ये सरफेस तो किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम रिंग शेप का ही लें, हम कोई भी एरिया सरफेस ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी शेप का। तो इन्होंने क्या किया, इस पार्ट को जो आपका कैपेसिटर के बीच का जो वैक्यूम वाला पार्ट है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है, उसको भी इन्होंने क्या किया हुआ है, कवर कर लिया। अब हमारा सरफेस इन्होंने चेंज करके ये कर दिया, ठीक। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये जो रिंग वाला जो येलो से पहले वाला रीजन है, अगर आप यहाँ पे तो करंट का फ्लो होगा बट मिड में क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इन्होंने इसी को कहा कि हियर नो करंट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि एम्पियर ने तो यही कहा था ना कि क्लोज सरफेस के थ्रू आपका करंट आपका क्या होगा, जो भी क्लोज सरफेस होगा वहां पे करंट फ्लो होगी, बट कैपेसिटर के क्रॉस यहाँ पे कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस है ही नहीं, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें इसलिए कहा कि हेंस हियर नो करंट इन दिस सरफेस सिंस चार्ज स्टॉप ऑन द कैपेसिटर प्लेट। हेंस तो हम यहाँ पे एम्पियर्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो किस केस में हो रहा है, जब हम इस एरिया को ले रहे हैं दिस वन, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस कोई भी सरफेस क्लोज नहीं, हमने इस कैपेसिटर को नहीं बाउंडेड किया हुआ है, ठीक है। एरिया हमारे यहाँ तक है, जहाँ तक एरिया यहाँ तक आपका क्या होगा, करंट आपको मिलेगी, और जैसे ही इस एरिया से क्रॉस होगी वहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज क्या कर रहा था, कॉन्ट्राडिक्टरी जनरेट कर रहा था, क्योंकि मैक्सवेल एम्पियर ने क्या किया कि जितना भी क्लोज सरफेस है आपका वहाँ पे आपका एक करंट फ्लो होगी, और जो सरफेस आपका क्लोज नहीं है, जो भी आप सरफेस से ले रहे हो उसके आउटवर्ड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जबकि मैक्सवेल ने क्या देखा
कि उन्होंने एक सरफेस बाहर लिया हुआ था, दिस वन, ठीक है, तो वहां पे तो करंट फ्लो हो रही थी, बट जब उन्होंने मैग्नेटिक निडल को इस कैपेसिटर के बीच में रखा तब भी क्या हो रहा था, निडल में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो वहां पे उनके अकॉर्डिंग करंट वहां पे फ्लो होनी चाहिए, क्योंकि आपका वहां पे अगर निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसके कारण वहां पे करंट होगी फ्लो। तो ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी था कि एम्पियर्स लॉ कुछ और कह रहे थे, मैक्सवेल ने जब एक्सपेरिमेंट किया आगे तो उन्होंने देखा कि नहीं, वहाँ उस सरफेस में उस पर्टिकुलर एरिया में भी कुछ ना करंट फ्लो होगी, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था। इसीलिए जो एम्पियर्स का जो लॉ है टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, चाहे आप स्टैटिक फील्ड के लिए भी कंसीडर करिए, वो हमेशा लिख के आता है कि द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, या कहीं कहीं लिख के आता है मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, इस तरह लिख के आता है, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने बताई थी कि this appears to contradict the result obtained on the previous page. There is a big unity in the phase. The current through any surface bounded by curve arise when the current is discontinued, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपका यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो किसके कारण आपका फ्लो हो रही है। तो देखिए कि जो चार्ज होता है द इंस्टेंटेनियस, जब आपका कैपेसिटर जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके दो प्लेट्स होंगी, तो वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होंगे, जनरेट होंगे उस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, ठीक है। तो यह और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस जो कैपेसिटर जो हमने लिया हुआ है उसके पहले जो प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर की हुई है, डी कंसीडर की हुई है। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस चार्ज होगा ऑन द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, Yes, पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू डेल्टा V, डेल्टा V हम यहाँ क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट। क्यों, क्योंकि जब आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे एक पॉजिटिव और निगेटिव, वन प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, अनदर प्लेट पे आपका निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। तो उसी को हमने क्या किया हुआ है, डेल्टा V से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब जब आप साइनोसॉइडल अगर ध्यान दीजिए तो जो साइनोसॉइडल सिग्नल होता है वो क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। एक्स एक्सेस पे हम लोग क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, और वाई एक्सेस पे आपका करंट हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है, ठीक है, एक तरह से कह दें हम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है जैसे जैसे वी की वैल्यू बढ़े, वी की वैल्यू क्या होगी, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, चार्ज जो होंगे कैपेसिटर की प्लेस पे उनका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स हम कह सकते हैं चार्ज का जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आफ्टर सम टाइम पीरियड के बाद जब वो हाफ साइकिल को कवर कर लेता है तो आपका सिग्नल जो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, 0 से पाई के बीच में, अगर पाई पे हम मैग्नीट्यूड पूछें तो क्या हो जाती है वैल्यू, पोटेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है। तो उस वक्त कैपेसिटर की प्लेट्स पे मिनिमम चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आप इसे चार्जिंग की कंडीशन में मतलब कि आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इसकी जो प्लेट्स हैं उस पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ज जो है वो भी, चार्ज जैसे ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा वैसे ही आपका क्या होगा, वहाँ पे पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा होगा कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस उसमें भी क्या होगा, वेरिएशन होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें कि सी कैपेसिटेंस जो होता है जो कैपेसिटर का वो क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ए क्या होता है, एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डी क्या है आपका डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच की, ठीक है। तो अगर हम एंड यहाँ पे अगर हम लिखें कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है वी बाई डी, वोल्टेज पर यूनिट
पर वोल्टेज पर मीटर होता है एक्सरसाइज की यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे V के वोल्टेज निकालें तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी। क्लियर है इतना? ठीक। तो यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। डी क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। ठीक है। अब वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, C डेल V। अभी मैंने डेल्टा V यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। हमें V के प्लेस पे क्या लिखना है, चेंजमेंट जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट के क्रॉस, तो हमने यहाँ पे डेल्टा V रख दिया। ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा V की जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट A D क्या हो जाएगा, V डेल्टा V की जगह हमने पुट कर दिया क्या, E D। लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको इक्वल कर दिया एप्सिलॉन नॉट ई ए। ठीक है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ई ए। ठीक है। अब यहाँ पे जो ई ए है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फाई जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है। तो एप्सिलॉन फाई इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपका जो करंट होता है IC इज इक्वल टू क्या होता है, IC कह दीजिए या I इज इक्वल टू कह दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है। तो हम यहाँ से रिप्रेजेंट, क्योंकि हमने जो वायर लिया हुआ था उसमें हमने करंट कंसीडर की थी IC, तो हमने इसे IC से रिप्रेजेंट किया। IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D ओवर dt Q। ठीक, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू देखिए मेरी यहाँ से क्या आई है, दिस वन, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई आया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट D ओवर dt फाई E। ठीक है। और यही डिफाइन करता है इस, मतलब हम इस जो कैपेसिटर के क्रॉस जो फ्लो होने वाली करंट है उसी को मैक्सवेल ने क्या कहा था, कि यहाँ पे चूंकि ये जो करंट फ्लो हो रही है वो किसके कारण फ्लो हो रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूएशन क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पे एक करंट फ्लो हो रही है और दैट करंट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D ओवर dt फाई E। ठीक। तो ओवरऑल जब हम निकालेंगे, हमने ये पूरा एरिया कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। लूप के बाहर, मतलब लूप से पहले जो है, मतलब ये पूरा सरफेस कंसीडर किया हुआ है। तो इतने पर्टिकुलर एरिया में जो बाउंडेड नहीं, बाउंडेड है, उसमें कुछ करंट फ्लो होगी और कुछ करंट आपका क्या होगी, और जो बाउंडेड रीजन में इस क्लोज लूप सरफेस में जो करंट फ्लो होगी उसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं। और जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब हम ओवरऑल अगर करंट निकालें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC प्लस ID। ठीक है। सो द नेट कंडक्शन करंट इनटू वॉल्यूम्स, क्योंकि हम एक सरफेस के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इनटू द वॉल्यूम्स इक्वल टू द नेट डिस्प्लेसमेंट करंट आउट ऑफ द वॉल्यूम। द जनरलाइज इक्वेशन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसको आगे जाके इन्होंने देखिए यहाँ पे सम कर दिया, दिस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ D ओवर DS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू। इससे पहले जो था केवल I था, बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो दिस वन इज सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट इनक्लोज बाय दैट सरफेस। क्लियर है इतना? ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने और मतलब सिंप्लीफाई कर लिया इसको। म्यू नॉट I इनक्लोज जो है आपका कंडक्शन करंट से इसका नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, इनक्लोज कर दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू ID की अभी आपकी आई ही थी, दिस वन। ठीक है। तो ID के प्लेस पे केवल ये वैल्यू रख दी है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट D ओवर dt फाई हो जाएगा, या फाई कह दीजिए, कहीं कहीं साई भी लिखा होता है। ठीक है। तो जो आपका देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ कंडक्शन करंट एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के कारण। कंडक्शन करंट क्या होगा, वो तो आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा उसके कारण, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको अगर हम देखें तो किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी में। तो हम कह सकते हैं कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन दोनों के सम के जस्ट इक्वल होती है। ठीक है।
तो यहाँ मैक्सवेल ने क्या किया है कि पर्टिकुलर जो एम्पियर्स लॉ था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने कहा ये कि जो ओवरऑल जो करंट होगी किसी भी क्लोज सरफेस में वो क्या होगी कंडक्शन करंट और टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट फ्लो हो रही है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट उसके सन को जस्ट इक्वल होती है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछना है तो पूछ लीजिए। रवि, यस मैम। कोई प्रॉब्लम है? हम्म, ठीक है बेटा, तो यहीं से हम स्टॉप करते हैं आज का क्योंकि टाइम इतना अब है नहीं। ठीक है, तो एम्पियर्स का जो है नेक्स्ट जो लॉ है मतलब मॉडिफाइड जो फॉर्म होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस मुझे दिख ही रही है जितने लोग हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं स्टॉप करूँ? मैम यही आप जो बता रहे थे गूगल क्लासरूम में, वो कैसे मैम? वो तो कोड मांगता है। बेटा आपका मतलब वो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलिए, बताइए। हेलो। हाँ बताइए। अरे जी, मटेरियल के लिए बोल रहा था जो आप पढ़ा रही हैं। जी आपने बोला था गूगल क्लासरूम से तो वो कोड मांगता है। बेटा गूगल क्लासरूम में हम तो आपकी मेल पे इनविटेशन गया होगा, उसको आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ है, तो मुझे लिंक मैं वहाँ भी शेयर करती हूँ, यहाँ पे भी शेयर करती हूँ। आप जब उस लिंक को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप हमें दिखने लगोगे, बट अभी तक स्टूडेंट उसमें जीरो शो कर रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सएप में वो लिंक शेयर करना पड़ता है। आप वहाँ से आप मैंने देखिएगा, मैंने मेल आपकी भेजी हुई आज भी उस पर लिंक भेजा है, आपकी मेल पे गया होगा, उसको आप एक्सेप्ट करिए तो आप उस क्लासरूम में ऐड होंगे। और जब आप क्लासरूम में ऐड हो जाओगे तो वहाँ पे ही मैं मटेरियल अपलोड कर रही हूँ, तो वहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा, अदरवाइज मटेरियल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसे देखिएगा गूगल क्लासरूम में, उसमें ऐड हुई है, पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने उसमें मोबाइल में, गूगल क्लासरूम में। ठीक है, गूगल क्लासरूम में अपने पहले प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से गूगल क्लासरूम में उसको इंस्टॉल कर लीजिए, फिर अपनी मेल से मैंने भेजी है रिक्वेस्ट, उसको एक्सेप्ट करिए, देन आप ऐड होगे उस क्लासरूम में और वहीं पे मटेरियल पोस्ट हो रहा है। ठीक है, यस मैम। नहीं, ओके। आपका तो नहीं आया है मैम अभी। हाँ, मैम, मेल तो नहीं आई है आपकी मैम अभी। मेल बेटा मैंने सेंड की हुई है, मेल सभी को सेंड की हुई है, आप लोग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना पड़ता है।